नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को आज यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। यह जो आपका प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए लगातार आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो अभी तक हमने 23 सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर दिया है। यह हमारा 24वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर जो है वो सर्वाधिक होता है। आपको उन तिथियों का नाम बताना है जिनमें रात और दिन की जो लंबाई है उसमें सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा, संक्रांति के समय जो है रात और दिन में जो लंबाई है उसमें अंतर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में। आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के वियना में आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वियना में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है? विंडोज़ क्या होता है? आपका सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, या दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो विंडोज़ क्या होता है? यह एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यह होता है जिसके बारे में आप याद रखिएगा, विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यानी कि आपका सॉफ्टवेयर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम जो है नृत्य जो रूप यह है मोहिनी अट्टम, यह जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? यह क्लासिकल डांस का एग्जाम्पल है किसका? तो शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस का यह एग्जाम्पल है मोहिनी अट्टम। तो आप याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम जो है यह केरल का फेमस क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल में दो इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, एक तो आपका मोहिनी अट्टम हो गया और दूसरा आपका कथकली हो गया। कथकली व आपका मोहिनी अट्टम, ये दो इम्पॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं कहाँ के? तो केरल के। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यहाँ पे मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ लिखा गया है। यहाँ पे मतलब कथन लिखे गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मतलब कुल यहाँ पे हमारे कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको लिखा गया है। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, हमारे इसमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, उसको आपको पहचानना है। तो आइए पढ़ लेते हैं एक एक कथन को। पहला कथन क्या कह रहा है? संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो यह हमारा क्या है? तो यह हमारा है क्या? तो यह हमारा मौलिक कर्तव्य। हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संविधान की संस्थाओं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य। हमारा ये क्या है? हमारी ये ड्यूटी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। दूसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह भी हमारी ड्यूटीज़ है। इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उनका संवर्धन करना, यह भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य हैं। चौथा क्या है? सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, तो यह हमारा जो है क्या है? तो यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा मूल कर्तव्य नहीं था, बाकी तीनों आपके मूल कर्तव्य थे। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 क। और आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 51A में आपको मिलेंगे मौलिक कर्तव्य। तथा किस संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था संविधान में? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति के रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 11वीं जो अनुसूची हमारी है, इसमें वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? यानी कि कुल कितने सब्जेक्ट्स पर जो पंचायत हमारी है
वह कानून बना सकती है। इम्पॉर्टेंट चीज, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा हमारी जो 11वीं अनुसूची है इसमें टोटल पंचायत टोटल 29 सब्जेक्ट्स पर यानी कि 29 विषय पर कानून बना सकती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा 29 सब्जेक्ट्स यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो 11वीं अनुसूची है यह अमेंडमेंट के थ्रू हमारे संविधान में ऐड की गई थी, जोड़ी गई थी। तो कौन सा अमेंडमेंट था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है इस अनुसूची को ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायत से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? निम्नलिखित में से मेमोरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा हो जाएगा? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या आपका टेराबाइट। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए यहाँ पे केबी, एमबी, जीबी या टीबी। तो इसमें से आपका कौन सा सबसे छोटा है? तो आपका सबसे छोटा होता है केबी। तो आप याद रखिए केबी जो होता है किलोबाइट आपका सबसे छोटा हो जाएगा इसमें से दिए गए ऑप्शन में से। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। केबी से बड़ा आपका एमबी होता है, एमबी से बड़ा आपका जीबी होता है, जीबी से बड़ा आपका टीबी होता है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहते हैं? आपको बताना है कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट को जो है कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या नाड़ी तंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें से आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ संस्थाएं और आंदोलन दिए गए हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें गलत सुमेलित है, उसको आपको पहचानना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्या है? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह करी गई थी आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका पहला वाला कहाँ गया? पहला वाला सही है, सुमेलित है। दूसरा क्या है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो आपके आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, बिल्कुल सही दिया गया। और प्रार्थना समाज की स्थापना का वर्ष भी आप याद कर लीजिए, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई थी। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी जो स्थापना है, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे? एनी बेसेंट, जो कि बिल्कुल ही गलत है। एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं करी गई थी, बल्कि किसके द्वारा करी गई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना यह करी गई थी कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावात्स्की द्वारा। आप याद देखिएगा, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अल्काट ने, इन दोनों ने मिलकर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वह करी थी। कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में। और वर्ष क्या था? 1875। तो 1875 में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अल्काट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। वर्ष क्या था? तो 1826 में यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था 1826 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिएगा। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है, इसको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ कृति दी गई है और एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? कौटिल्य हो जाएंगे या चाणक्य हो जाएंगे? एक ही बात है, दोनों एक ही लोग हैं। तो ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। यहाँ पे इंडिया नहीं होगा, इंडिका होगा। क्या होगा? इंडिया की जगह यहाँ पे इंडिका होगा। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, यानी कि आपका बी का 4 हो जाएगा। इंडिका के मेगास्थनीज हो जाएंगे। हर्ष चरित्र के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट हो जाएंगे। सी का आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद रत्नावली के लेखक कौन हो जाएंगे? हर्षवर्धन हो जाएंगे। और डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ए अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद इंडिका के लेखक आपके मेगास्थनीज हो जाएंगे।
हर्ष चरित्र के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो हर्ष चरित्र के आपके बाणभट्ट हो जाएंगे। और रत्नावली के लेखक आपके कौन हो जाएंगे, तो रत्नावली के आपके हो जाएंगे हर्षवर्धन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य आपके चाणक्य हो जाएंगे। इंडिया नहीं, यहाँ पे इंडिका होगा। इंडिका के लेखक आपके हो जाएंगे मेगास्थनीज। हर्षचरित्र के बाणभट्ट और रत्नावली के आपके हो जाएंगे हर्षवर्धन। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। इसमें से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा इसमें से खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो आप याद देखिएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में। डेट भी आप याद देखिएगा, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तथा स्वामी विवेकानंद की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग, राजयोग, ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो लिखी गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन, एक बंदरगाह कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन इसमें से कौन सा था, तो आप याद देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर कौन था, लोथल था। आप याद देखिएगा लोथल जो है एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जगह आपको मिलेगी कहाँ पर, तो गुजरात में। गुजरात में यह आपको जगह मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है, नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है यह नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है। भारत में कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता निर्धारित किया है तो उसका आधार क्या होता है, किस आधार पर वह महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है, तो आधार आपका क्या हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह कहाँ पर स्थित है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यह मिलेगा आपको मणिपुर राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मणिपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस धातु मिश्रण को अमलगम कहेंगे हम, इसमें से किस धातु के मिश्रण को अमलगम कहा जाएगा, जस्ता या तांबा, तांबा या टीन, सीसा या जस्ता या पारा या जस्ता, इसमें से किस धातु के मिश्रण को हम अमलगम कहेंगे, तो इसमें से पारा और जस्ता, आप याद रखिएगा इसमें से पारा और जस्ता धातु के मिश्रण को जो है अमलगम कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसके कारण प्लेग रोग होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण जो है प्लेग होता है, आपको बताना है प्लेग जो है इसमें से किसके कारण होगा, तो प्लेग का कारण क्या होता है, तो आप याद रखिएगा प्लेग जो है आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको याद रखने पे कि जो प्लेग है यह जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है आपका प्लेग। तथा प्लेग जो होता है किस बैक्टीरिया से होता है, तो पास्चुरेला पेस्टिस नामक, आप याद रखिएगा इसका कारण क्या होता है, तो पास्चुरेला पेस्टिस के कारण ही जो है आपका प्लेग नामक रोग होता है। तथा प्लेग जो है आपका बैक्टीरिया जनित जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु जनित कौन कौन से रोग होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। टिटनेस हो गया, सिफिलिस हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गई, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कालरा, क्षय रोग, टाइफाइड, ये सभी आपके जीवाणु जनित रोग हैं, बैक्टीरिया जनित रोग हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, किसके कारण यह ऐसा होता है, आपको बताना है कि अलग अलग तारे का रंग अलग अलग किस कारण से होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो सटीक आंसर है आपका क्या होने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तापमान के कारण, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे
बी दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके टेम्परेचर के कारण, उनके तापमान के कारण ही तारों का जो रंग है वो अलग अलग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अलग अलग तारों का जो रंग है उनके अलग अलग तापमान के कारण अलग अलग होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झूलती मीनार वाली एक मस्जिद जो है भारत के किस शहर में स्थित है? तो झूलती मीनार वाली एक मस्जिद आपको मिलेगी कहाँ पर? तो यह मिलेगी आपको अहमदाबाद में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस यह कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, भारत में स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे होता है, जो जन्म दिवस होता है 12 जनवरी का, यह भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसके निकट से गुजरता है? भारतीय मानक समय रेखा किसके निकट से गुजरती है? तो आप याद रखिएगा, इलाहाबाद से। आप याद रखिएगा, इलाहाबाद में एक नैनी नामक जगह है, वहीं से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? इलाहाबाद के निकट नैनी से, इलाहाबाद के निकट नैनी से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? संविधान सभा के द्वारा, हमारी जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो हमारा जो राष्ट्रगान है, आप याद रखिएगा, जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रगान है, और हमारे राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को अपनाया था। हमारा राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रीय गीत, आप याद रखिएगा, हमारा जो राष्ट्रगान है और हमारा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, हमारा राष्ट्रीय गीत भी इसी दिन अपनाया गया था, यानी कि वंदे मातरम को भी इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। तो दोनों आपको याद रखना है, हमारा राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रीय गीत दोनों ही 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए थे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? किस रंग का जो विक्षेपण है वह सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है लाल रंग का, और सबसे कम होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का सबसे कम विक्षेपण होता है और लाल रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में किडनी किसका हिस्सा होती है? मानव शरीर में जो किडनी हमारी होती है किसका पार्ट होती है? तो मूत्र सिस्टम, जो हमारा मूत्र प्रणाली है उसी का हिस्सा होती है किडनी। किडनी आप याद रखिएगा, उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है किडनी, जो है उत्सर्जन तंत्र जो हमारे हैं उसका भाग होता है। किडनी का कार्य क्या होता है? किडनी जो है मूत्र का फिल्ट्रेशन करती है। आप याद देखिएगा, किडनी जो है मूत्र का फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा किडनी जो हमारी है उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से किडनी हिस्सा होता है मूत्र प्रणाली का, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सौरमंडल में गोल्डीनॉक्स जोन में स्थित ग्रह कौन सा है? गोल्डीनॉक्स जोन में स्थित ग्रह की आपको पहचान करनी की, गोल्डीनॉक्स जोन में इसमें से कौन सा जो है ग्रह स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर देने की आप कोशिश करिए। तो गोल्डीनॉक्स जोन में कौन सा आपका स्थित है? तो हमारी पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है यह गोल्डीनॉक्स जोन में आपको मिलेगी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। गोल्डीनॉक्स जोन में पृथ्वी का संबंध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है? मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है? तो आप याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय व मालदीव के मध्य स्थित है, तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट के अंदर के व्यक्ति के बाहर
कि भार पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, बाहर की जगह भार हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो जब मान लीजिए लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट के अंदर के व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। तो उसके भार पर प्रभाव क्या पड़ेगा, भार जो है उसका बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, वेट जो उसका है वह बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, जिप्सम किन पदार्थों का यौगिक है, जिप्सम जो है किन पदार्थों का यौगिक होता है। तो जिप्सम जो है आपका कैल्शियम सल्फेट का यौगिक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट का यौगिक होता है जिप्सम, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर से हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अगला प्रैक्टिस सेट हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।